फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए व्याकरण का पहला अध्याय अर्थात भाषा और व्याकरण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए भाषा कितना ज़रूरी है। भाषा के बिना हमारा जीवन तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम समाज के ऐसे प्राणी हैं जो अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरों से भाषा के द्वारा कहते हैं और दूसरे के मन के भावों को या विचारों को भी हम भाषा के कारण ही, भाषा के द्वारा ही हम समझ पाते हैं। मतलब भाषा की हमारे जीवन में अहमियत भूमिका है। भाषा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए भाषा ऐसा साधन है जो हमारे मन के भावों और विचारों को दूसरों तक बोलकर या लिखकर भेजते हैं और दूसरे के मन के भावों को या विचारों को हम सुनकर या फिर पढ़कर समझते हैं। मतलब भाषा दो तरह से अपना काम करती है। हम चाहे तो अपनी बात को बोलकर दूसरों तक भेज सकते हैं या फिर हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक भेज सकते हैं। और दूसरे की बातों को अगर हमें समझने की आवश्यकता हो तो हम उनके बात को सुनकर हम समझते हैं और नहीं तो हम पढ़कर हम समझते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमारे बीच के भावों का आदान और प्रदान करती है। इसलिए भाषा फिर क्या हुआ? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। मतलब भाषा का काम ही है हमारे मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, और उसको पहुंचाने के दो रास्ते हैं। या तो हम अपने मन के भावों को और विचारों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाएं या फिर हम अपने मन के भावों को और विचारों को बोलकर हम दूसरे तक पहुंचाएं। यह होता है भाषा को संप्रेषण करने का तरीका। तो ये भाषा रहा। अब हम आगे आते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के रूप कितने हैं स्पष्ट कीजिए। अभी तुरंत हमने बताया कि हम अपने मन के भावों और विचारों को दो तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक तरीका हुआ कि हम बोलकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जब हम भाषा को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं वो भाषा का मौखिक रूप हुआ। और दूसरा जब हमारी बात को सुनकर समझता है, हमारे बोले हुए बात को, कही गई बात को जब वो सुनकर समझता है तो ये भाषा का मौखिक रूप है। और इसके अलावा अगर हम बोलकर नहीं, अगर हम अपनी बातों को दूसरों तक लिखकर भेजते हैं और दूसरा भी मेरी बातों को या विचारों को या भावों को पढ़कर समझता है तो वो भाषा का लिखित रूप है। तो इस दृष्टि से भाषा के फिर दो रूप हुए। पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। फिर मौखिक रूप का परिभाषा क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति अपनी बात को कहकर दूसरों को बताता है तथा दूसरे सुनकर बात को समझता है तो भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है। मतलब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओरल फॉर्म। जब हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है, अगर हम बोलेंगे तो उसके परिणाम में दूसरे सुनेंगे ही। तो बोलने और सुनने का जो प्रक्रिया है ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। आगे बढ़ते हैं लिखित रूप। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को या भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरे पढ़कर विचारों
और भावों को समझते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप है। अगर मौखिक में बोला जाता है और सुना जाता है तो भाषा का दूसरा रूप अवश्य ही लिखा और पढ़ा जाना है। तो जब कोई व्यक्ति लिखेगा तो लिखने का परिणाम है कि उसे कोई पढ़ेगा भी। लिखने जैसे बोलने का परिणाम सुनना होता है तो लिखने का परिणाम तो पढ़ना भी होगा। तो जब कोई व्यक्ति अपने मन की बातों को, विचारों को, भावों को, सिद्धांतों को लिखता है, दूसरों तक पहुंचाता है लिखकर, तो दूसरे भी उसे पढ़कर समझते हैं। तो लिखना और पढ़ना यह भाषा का लिखित रूप है। मुझे उम्मीद है कि आप भाषा के मौखिक और लिखित इन दोनों रूपों को ठीक से समझे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है लिपि किसे कहते हैं। अब आता है कि लिपि का संबंध भाषा से है। लिपि का गहरा संबंध भाषा से है, क्योंकि लिपि, सबसे पहले लिपि को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि भाषा को बनने के लिए हमें क्या चाहिए। भाषा को बनने के लिए सबसे पहले हमें वर्ण चाहिए, अर्थात अक्षर। वर्ण या अक्षर को हम ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण या अक्षर जब वो मिलते हैं, जब वो सार्थक मेल से एक साथ वर्णों का मिलन होता है, या फिर हम कह सकते हैं वर्णों का सार्थक मेल, जो किसी अर्थ को प्रकट करे, जो किसी जिससे हमें वर्णों का ऐसा मेल जिससे हमें एक सार्थक वस्तु या सार्थक चीज या सार्थक भाव का प्रकट हो, तो फिर क्या है, वो फिर शब्द है। और इन्हीं शब्दों के मिलने से, शब्दों के सार्थक मेल होने से वाक्य बनते हैं। फिर वाक्यों की भी, जब एक साथ वाक्यों का मेल हो जाता है, बहुत से वाक्य एक साथ आते हैं, तब भाषा बनती है। मतलब भाषा को बनने के लिए सबसे पहले हमें वर्ण चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, मतलब ध्वनि। इन्हीं वर्णों को, इन्हीं ध्वनियों को एक निश्चित रूप में लिखा जाता है। इन्हीं वर्णों, इन्हीं ध्वनियों को निश्चित संकेत द्वारा, इन्हीं वर्णों और इन्हीं ध्वनियों के निश्चित संकेत होते हैं या निश्चित चिन्ह होते हैं। मतलब इन्हीं वर्णों और ध्वनियों को लिखने का जो ढंग होता है वही लिपि होता है। मतलब हमारे पास, हम जैसे हिंदी भाषा के लिए क ख ग घ, इन सारे वर्णों, इन सारे अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं। तो क ख ग घ को लिखने के लिए हमें जो निश्चित संकेत प्रदान किए गए हैं या इन्हें लिखने का जो निश्चित ढंग होता है वही लिपि होता है। मतलब अगर हमें क लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमें कोई कहता है कि क के कहते ही हमारे दिमाग में ये चिन्ह उभरने लगता है। कोई कहता है ख के कहते ही हमारे दिमाग में ये चिन्ह उभरने लगता है, और ये चिन्ह तो क कहने पर उभरता है। अगर कोई कहता है ग, तुरंत हमारे दिमाग में ये वाला चिन्ह उभरने लगता है। तो ये सारे तो वर्ण हैं। तो इन सारे अक्षरों के ध्वनि को, ये तो ध्वनि ही है, क ध्वनि है, ख ध्वनि है, ग ध्वनि है। तो इन सारे ध्वनियों को, अर्थात वर्णों को, अर्थात अक्षरों को लिखने का एक निश्चित ढंग होता है। जैसे जैसे कोई क कह दिया तो हम एक लंबा डंडी करते हैं, फिर बाएं तरफ से गोला करके दाएं तरफ से निकाल देते हैं। तो ये लिखने का ढंग हुआ क। और हमारे दिमाग में पहले से ही क ख ग घ अंग सबके जो है संकेत अर्थात चिन्ह हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। हमें बचपन से सिखाया ही गया है कोई क कहे तो तुरंत ऐसे लिख दिया जाए, कोई ख कहे तो ऐसे लिख दिया जाए। ये बचपन से हमारे दिमाग में बैठा ही हुआ है। ये जो मैंने क को ऐसे लिखा या ख को मैंने ऐसे लिखा,
ये वह लिखने का ढंग, अर्थात ये वह चिन्ह। ये चिन्ह सभी वर्णों के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं, जिसे कहते हैं फिक्स्ड। तो एकदम भाषा ऐसी ध्वनियों का समूह है जिसका कुछ अर्थ होता है। भाषा ऐसी ध्वनियों का समूह है जिसका कुछ अर्थ, ध्वनि माने वर्ण। मैंने पहले ही बताया कि भाषा के लिए हमें वर्ण चाहिए, मतलब भाषा है तो फिर वर्ण चाहिए, फिर वर्णों का समूह है भाषा। तो भाषा ऐसी ध्वनियों का समूह है जिसका कुछ अर्थ होता है। प्रत्येक सार्थक ध्वनि का एक निश्चित चिन्ह होता है, मतलब प्रत्येक वर्ण के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ण के लिए, प्रत्येक अक्षर के लिए कुछ संकेत अर्थात निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं, अर्थात उनके लिखने के ढंग एकदम निश्चित हैं, उनके लिखने की विधि एकदम निश्चित है। तो लिखने का ढंग या विधि हर वर्णों का जो होता है वही लिपि है। क के लिए अगर हम डंडी बनाकर बाएं तरफ से गोला करके दाएं तरफ से निकालते हैं तो ये क को लिखने का ढंग है। ख के लिए अगर हम पहले हम दो जैसा लिखकर फिर डंडी बनाकर फिर हम अंदर से गोला कर देते हैं तो ये लिखने का ढंग है ख। तो ये है वह लिपि। ये जो हम क ख ग घ है ये ही लिपि है। क ख ग घ क ध्वनि के सुनते ही हम ऐसे लिखते हैं, ख ध्वनि के सुनते ही हम ऐसे लिख देते हैं, ग ध्वनि को सुनते ही हम ऐसे लिखते हैं। ये जो क ख ग ये जो विभिन्न वर्णों के लिखने के जो ढंग हुए ये लिपि कहलाते हैं। मतलब लिपि क्या है? लिपि है लिखने का ढंग। भाषा कुछ ध्वनियों अर्थात वर्णों का समूह है जिसका अर्थ होता है प्रत्येक सार्थक ध्वनि के एक एक चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं, मतलब लिखने का ढंग निश्चित कर लिए गए। क के लिखने का ढंग, ख के लिखने का ढंग, ग के लिखने का ढंग। प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं, मतलब लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि माने प्रत्येक वर्ण, ध्वनि का मतलब वर्ण मैं पहले ही बोली हूँ। प्रत्येक वर्णों को लिखने का जो ढंग होता है वही लिपि है। लिखने का ढंग माने चिन्ह। तो फिर लिपि क्या हुआ? हर वर्ण को लिखने के लिए जिस तरीका का हम प्रयोग करते हैं या लिखने का जो ढंग होता है या लिखने का जो विधि होता है वर्णों को वही लिपि है। या फिर हर ध्वनि या वर्ण का जो निश्चित चिन्ह होता है वही लिपि है। ठीक है, जैसे क का चिन्ह हुआ ये, ख का चिन्ह हुआ ये, ग का चिन्ह हुआ ये। वैसे ही अंग्रेजी भाषा में हम क ख ग घ वहाँ का कोई काम नहीं होता है। अंग्रेजी भाषा को अगर लिखना हो तो हमें ए बी सी इन अक्षरों का प्रयोग करना होता है। हमें इन ए बी सी इन सारे सी डी ई हमें इनका प्रयोग करना होता है। ए के कहते ही हमारे दिमाग में ये चिन्ह उभरने लगता है, बी के कहते ही हमारे दिमाग में ये चिन्ह उभरने लगता है, सी के कहते ही हमारे दिमाग में ये चिन्ह उभरने लगता है। अर्थात अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए हमें इन अक्षरों, इन लेटरों को देखना पड़ता आवश्यक होता है। तो ये अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए ये उनके अक्षरों के लिखने की ये विधि हुए, ये लिखने के ढंग हुए। मतलब अंग्रेजी के लिए भी लिपि है। सभी भाषाओं के वर्णों को लिखने का जो ढंग है वही लिपि है। ठीक है, और इन लिपियों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा को हम क ख ग घ करके लिखते हैं और क ख ग घ का नाम दिया गया है देवनागरी। क ख ग घ से हम जो भी भाषा लिखेंगे उस लिपि को हम देवनागरी ही कहेंगे। क ख ग घ करके हम तो संस्कृत भी लिखते हैं, तो फिर संस्कृत भी देवनागरी लिपि में है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ दूसरे भाषाओं की लिपियों को बताइए। मतलब वर्णों को लिखने का ढंग है लिपि। क ख ग घ
देवनागरी लिपि कहलाई। अब वैसे ही सभी भाषा तो क ख ग घ से नहीं लिखे जाएंगे। हिंदी भाषा के लिए क ख ग घ हुआ, हिंदी भाषा के लिए, हाँ, बांग्ला भाषा का भी क ख ग घ है, तो उसका ढंग फिर अलग हो जाएगा लिखने का। हिंदी भाषा का क ख ग घ, बांग्ला भाषा का क ख ग घ, दोनों के लिखने के ढंग अलग है, इसलिए दोनों की लिपियां भी अलग है। जैसे संस्कृत भाषा के लिए हम क ख ग घ का प्रयोग करते हैं, हिंदी के लिए हम क ख ग घ का प्रयोग करते हैं, मराठी के लिए हम क ख ग घ का प्रयोग करते हैं, नेपाली के लिए भी हम क ख ग घ का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनकी लिपियां देवनागरी है। अब हम आते हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन। अंग्रेजी भाषा के लिए, फ्रेंच भाषा के लिए, जर्मन भाषा के लिए हम ABCD का यूज करते हैं। फ्रेंच लिखना है तो हमें ABCD इन अक्षरों का प्रयोग करना पड़ता है। जर्मन के लिए भी हमें ABCD इन का प्रयोग करना पड़ता है, अंग्रेजी के लिए भी करना पड़ता है। अगर हम ABCD इन वर्णों का प्रयोग करते हैं तो फिर वो लिपि हो गया रोमन। फिर रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है, फ्रेंच लिखी जाती है, जर्मन लिखी जाती है। लिखने के ढंग कहलाते हैं लिपि, आप इतना समझ ही गए हैं। हिंदी वाला क ख ग घ लिखने का जो ढंग होता है वो देवनागरी लिपि है, और उस अक्षरों में, उन वर्णों में जो भी भाषा लिखी जाएगी फिर उसकी भी देवनागरी लिपि है। इसीलिए ना संस्कृत की, हिंदी की, मराठी की और नेपाली की देवनागरी लिपि है। वैसे ही अंग्रेजी में ABCD, फ्रेंच में भी ABCD, जर्मन में भी ABCD, इन वर्णों का प्रयोग होने के कारण उस लिपि का नाम हुआ रोमन। अब हम आते हैं उर्दू, अरबी, फारसी। उर्दू, अरबी, फारसी जिन अक्षरों से लिखे जाते हैं वो फारसी कहलाते हैं लिपि। फारसी भाषा को, अरबी भाषा को और उर्दू भाषा के लिए समान लिपियों की प्रयोग, समान लिपियां समान वर्णों से लिखे जाते हैं, इसलिए उनकी लिपि का नाम हुआ फारसी। पंजाबी भाषा के लिए लिपि का प्रयोग होता है गुरुमुखी, अर्थात पंजाबी के लिए हम जिन वर्णों का प्रयोग करते हैं उसके वर्ण जो हैं वो अवश्य हिंदी से अलग है, अंग्रेजी से अलग है, उर्दू और पंजाबी से अलग है, तो इसीलिए इसकी लिपि भी अलग है और इसकी लिपि का नाम है गुरुमुखी। तो आप इतना समझ गए होंगे कि विभिन्न भाषाओं को विभिन्न वर्णों के द्वारा, मतलब विभिन्न लिपियों के द्वारा लिखे जाते हैं, मतलब अलग अलग भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग है, और कुछ लिपियां कुछ भाषाओं के लिए एक है तो उसकी लिपि भी एक हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम देखते हैं संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, अरबी, फारसी और पंजाबी, इन सारे भाषाओं की लिपियों से हम अवगत हुए। अब हम आते हैं व्याकरण। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि व्याकरण के बिना भाषा संभव नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो सड़क पर चलने के कुछ नियम हमें बताए जाते हैं। मतलब हमें बाईं ओर से चलना चाहिए, दाहिनी ओर से गाड़ियों को चलना चाहिए। अगर पैदल हमें चलना है तो उसके लिए हमें बाईं ओर से चलना पड़ता है, ये सड़क पे चलने का नियम होता है। वैसे ही व्याकरण के भी, वैसे ही भाषा के भी, भाषा के शुद्ध बोलने और शुद्ध लिखने के लिए भी कुछ नियमों को मानना जरूरी होता है, और ये सारे नियम बताने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। हम जब भी किसी भाषा को सीखते हैं तो उस भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना भाषा की प्रथम प्रयोजनीयता है। किसी भी भाषा को सही तरीके से जानने के लिए उसे हमें शुद्ध बोलना पड़ेगा, उसे हमें शुद्ध लिखना पड़ेगा। तो भाषा को शुद्ध तरीके से बोलने के लिए और शुद्ध तरीके से लिखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इन्हीं नियमों को बताने वाला जो शास्त्र है, जो नियमावली है, वही व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण फिर क्या हुआ? व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध बोलने तथा लिखने के नियमों को बताने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के कितने विभाग हैं? स्पष्ट कीजिए। मतलब
अगर व्याकरण तो वो हुआ, मतलब जो नियमों को बताने वाला शास्त्र है वो तो व्याकरण है। अब व्याकरण के कुछ विभाग भी हैं। व्याकरण के कुल 4 विभाग हैं। 4 विभाग क्या क्या है? सबसे पहला मैंने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहली इकाई है वर्ण। इसलिए व्याकरण के भी सबसे पहले विभाग होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार मतलब क्या है? वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संधि के नियमों पर विचार किया जाता है। मतलब जब भी हमें वर्ण का नाम आता है, जब भी हमें वर्ण विचार बोला जाता है, तो वर्ण विचार का अर्थ ही होता है कि जितने भी भाषा में, जितने भी किसी भी विशेष भाषा के, किसी निर्दिष्ट भाषा के जितने भी वर्ण होते हैं, उन सारे वर्णों के आकार को जानना, माने उसको लिखने कैसे लिखा जाता है, उसके उच्चारण कैसे होते हैं हमें वो जानना होता है। उच्चारण माने जो ध्वनि है। उसके वर्गीकरण, जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग होता है, च वर्ग में च छ ज झ य होता है, ये वर्गीकरण हुआ। तो उन वर्णों का वर्गीकरण वो किस वर्ग के अंतर आता है, और उन वर्णों के संधि के नियम। जैसे कि आप 6ठी कक्षा में आ गए हैं, मैं आपको एक संधि बताती हूँ। जैसे मान लीजिए सूर्योदय, शायद आप 5वीं कक्षा में संधि थोड़ा बहुत पढ़े हो। सूर्योदय में हम जानते हैं कि सूर्य और उदय के मिलन से, इन दोनों शब्दों के मिलन से सूर्योदय बनता है। तो यहाँ पर सूर्य पहला जो शब्द है उसका अ वर्ण और उदय का उ वर्ण दोनों का संयोग होता है। अ और उ 2 वर्ण हैं, 2 स्वर वर्ण हैं। इन दोनों के संधि से, इन दोनों के मिलन से एक नया वर्ण बनता है ओ। मतलब वर्णों के संधि के नियम ये भी, ठीक है। अ और उ के जुड़ने से नया वर्ण क्या बना, संधि होने से नया क्या वर्ण बना, ओ, तभी सूर्योदय बना। मतलब वर्णों के संधि के नियम को भी पढ़ना पड़ता है हमें वर्ण विचार के अंतर्गत, ठीक है। तो फिर वर्ण विचार में हम क्या देखते हैं? वर्ण विचार में हम देखते हैं किसी भी भाषा के वर्ण विचार का अर्थ होता है उस भाषा को लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी वर्णों के आकार को देखना, अर्थात उसके रचना को देखना, उसके उच्चारण को जानना। अगर हम सीधा लिखकर ऐसे हम गोला बना देते हैं और दाहिने तरफ से निकालते हैं तो इसका उच्चारण हम क्या करते हैं, क, है ना। तो आकार को देखकर हम उसके उच्चारण को भी बोल देते हैं। कोई भी वर्ण है उसके आकार, मतलब उसके स्ट्रक्चर को देखकर, गठन को देखकर हम सीधे उसका उच्चारण बोल देते हैं ना। तो आकार उसके अंतर्गत आता है, वर्ण विचार के अंतर्गत। वर्णों का उच्चारण आता है, और अभी तुरंत मैंने बताया वर्णों का संधि। अ और उ के जुड़ने से ओ बना, ये तो दोनों वर्ण ही थे, इन दोनों के संधि होने से ओ बनी। तो ये सारे बात वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। दूसरा हम आते हैं वर्ण के बाद फिर क्या बनता है। अगर हम एक साथ वर्णों को मिलाएंगे तो वर्ण का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, शब्द। तो फिर वर्ण व्याकरण का दूसरा विभाग होता है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद आता है, व्युत्पत्ति और रचना आता है, आदि से संबंधित नियमों की जानकारी दी जाती है। मतलब शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, क्योंकि शब्दों के भेद तो होते ही हैं, शब्दों के बनने के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। शब्दों का जो प्रकार है वो कई प्रकार के होने के कारण उसके अलग अलग भेद भी दिए गए हैं। क्योंकि शब्द कभी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर होता है, शब्द कभी रचना या बनावट के आधार पर होता है, शब्द अर्थ के आधार पर होता है, और शब्द प्रयोग के आधार पर होता है। तो इसके आधार पर हम शब्दों के भेद को हम निष्पत्ति कर लेते हैं। शब्द जो हैं वो प्रयोग के आधार पे हैं, वो अर्थ के आधार पे हैं, वो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे हैं, तथा रचना या बनावट के आधार पे शब्द हैं। इसलिए उन्हीं चारों आधार पे अलग अलग 4 प्रकार के इन चार आधारों पर शब्दों के बनने के कारण शब्दों के भेद भी इसी पर ही आधारित होता है। तो शब्द विचार में किस तरह से शब्द का निर्माण हो रहा है, शब्द के बनने के
क्या तरीके हैं शब्द के बनने में, या शब्द जो है अर्थ के आधार पे शब्द को देखा जा रहा है, कि प्रयोग के आधार पे देखा जा रहा है, कि उत्पत्ति के आधार पे, कि रचना या बनावट के आधार पे शब्द को देखा जा रहा है, इसी को देखते हुए शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के इन सारे विषयों को जानना पड़ता है। तो शब्द विचार क्या हुआ? इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी दी जाती है। इसके बाद हम आते हैं पद विचार। शब्द और पद में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता दूं, शब्द होता है और पद होता है वर्णों का मेल। शब्द और पद दोनों ही वर्णों के मेल हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? शब्द को हम पद क्यों नहीं कहते और पद को हम शब्द क्यों नहीं कहते? शब्द है वर्णों का मेल और पद भी है वर्णों का मेल, किंतु बात यह है कि जब वर्णों का मेल किसी वाक्य में आता है तो वो शब्द नहीं होता है। वर्णों का मेल अगर किसी वाक्य में आता है, वाक्य में रहता है, तो वो पद कहलाता है। और वर्णों का मेल अगर वाक्य में नहीं होता, स्वतंत्र होता है, तो वो शब्द कहलाता है। मतलब जैसे मान लीजिए पद के लिए मैं बता रही हूं, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। इसमें ये एक वाक्य है। इस वाक्य में 4 शब्द आए हैं, राम अच्छा लड़का है, लेकिन ये चारों शब्द शब्द नहीं है। हम ये जानते हैं कि वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। राम में रौ है, वहाँ पर आकार भी है, मौ है, इतने सारे वर्णों के मेल होने पर तो ये शब्द होना चाहिए। और च, छ है, आ है, तो यहाँ पर ये सारे जो है वर्णों के मेल हैं। ये सारे वर्णों के मेल होने के कारण राम अच्छा लड़का, ये चारों तो शब्द होने चाहिए। लेकिन साथ ही हमें ये भी जानना है कि अगर वर्णों का मेल, अगर किसी वर्णों के मेल में आए हुए सारे वर्ण, अगर ये राम अच्छा लड़का ये अलग अलग होते, मतलब ये इस वाक्य में नहीं होते, तो ये शब्द थे। जैसे मान लो सिर्फ मैं रॉ से राम लिखती, ये राम लेकिन शब्द है क्योंकि ये किसी वाक्य में नहीं है। ये लड़का लेकिन शब्द है क्योंकि ये अभी किसी वाक्य में नहीं है। राम अच्छा लड़का है, यहाँ पे ये चारों वाक्य में हैं। जब कोई शब्द वाक्य में बंधा होता है या वाक्य में प्रयुक्त होता है तो शब्द पद कहलाता है। लेकिन जब हम नीचे में अलग से सिर्फ राम लिखे हैं और कोई वाक्य नहीं लिखे हैं, या हम लड़का लिखे लौ से लड़का, तो यहाँ पे जो लड़का लिखा गया है ये अभी शब्द है क्योंकि ये अभी किसी वाक्य में नहीं है। ठीक है, मतलब जब वर्णों का मेल किसी वाक्य में होता है तो वो पद कहलाता है। इसलिए पद और शब्द में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वर्णों के मेल ही हैं दोनों। तो पद विचार में भी हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है क्योंकि ये सारे पद हैं। ठीक है, संज्ञा पद होता है, सर्वनाम पद होता है, क्रिया पद होता है। ठीक है, ये सारे पद हैं, विशेषण पद होता है। इन सारे पदों के स्वरूप को जानना और उनका प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, तो इन पर विचार करना, ये आता है पद विचार के अंतर्गत। चौथा आया शब्द और पद के बाद आएगा वाक्य। सबसे पहले आया वर्ण, वर्ण के बाद आया शब्द, क्योंकि वर्णों के मेल से शब्द बनता है, वर्णों के मेल से पद भी बनते थे, शब्द के बाद पद भी आया। तो अब
अब पदों के मेल से वाक्य बनेंगे या शब्दों के मेल से वाक्य बनेंगे? शब्दों के मेल से वाक्य बन जाने पर सारे शब्द पद कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। जैसे ही आप वाक्य को पढ़ना शुरू करेंगे, वाक्य के भी भेद होते हैं। वाक्य की रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। कोई वाक्य सरल होता है, कोई संयुक्त होता है, कोई मिश्र होता है, ठीक है। या अर्थ के आधार पर अगर वाक्य देखते हैं, वहां भी बहुत तरह के वाक्य होते हैं। कोई प्रश्नवाचक वाक्य है, कोई इच्छावाचक है, कोई विधानवाचक, इस तरह से। मतलब वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। व्याकरण के ये चारों विभाग फिर हुए वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। अब हम आते हैं भाषा के मानक रूप से आप क्या समझते हैं। मानक रूप माने स्टैंडर्ड। भाषा का मानक रूप हम किसे कहते हैं? भाषा का मानक रूप का अर्थ है भाषा का शुद्ध रूप। जब हम किसी भाषा को व्याकरण के नियमों के अनुसार बोलते हैं तो वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी को हम व्याकरण के अनुरूप उसे हम लिख भी रहे हैं, उससे हम सीख रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं, तो हिंदी भाषा का मानक, हिंदी भाषा के बहुत सारी बोलियां है, ठीक है। तो हिंदी भाषा, पहले हम लोग हिंदी भाषा की मैं बात कर लेती हूँ। हिंदी अपने आप में भाषा है, ठीक है। हिंदी एक बृहद समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी बृहद समुदाय के द्वारा बोली जाती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी बोलियां होती है। बोली का अर्थ होता है एक विशेष क्षेत्र के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, तो उसे हम कहते हैं बोली। और उसे जब हम ठीक है, उन बोलियों को जब हम शुद्ध रूप में हम कहते हैं तो, और व्याकरण के नियमों के अनुसार कहते हैं, तो वो भाषा का मानक रूप कहलाता है। जैसे कि हिंदी में खड़ी बोली हिंदी में खड़ी बोली हिंदी जो है वो हिंदी भाषा का मानक रूप है। अर्थात भाषा का मानक रूप भाषा का शुद्ध रूप हुआ। मतलब किसी भी भाषा के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, किंतु जिस रूप को व्याकरण के नियमों के अनुसार देखा गया है वही उस भाषा का मानक रूप है। लेकिन जो भी भाषा का रूप व्याकरण के नियमों के अनुसार है वो उस भाषा का मानक रूप अर्थात शुद्ध रूप है। जैसा मैंने हिंदी भाषा के लिए बताया, खड़ी बोली हिंदी, हालांकि खड़ी बोली हिंदी भी बोली ही है, किंतु उसे हिंदी भाषा के मानक रूप में देखा जाता है क्योंकि वो व्याकरण के नियमों के अनुसार है। भाषा के बाद हम आते हैं बोली। बोली से आप क्या समझते हैं? बोली इंग्लिश में इसको हम कहते हैं डायलेक्ट। बोली होता है किसी क्षेत्र विशेष में कुछ ही लोगों के द्वारा एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित भूभाग में बोली जाने वाली भाषा। मतलब बोली क्या हुआ? बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। मतलब केवल एक क्षेत्र विशेष तक ही जिस भाषा को बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। हिंदी भाषा की भी बहुत सारी बोलियां हैं। बोली देश के किसी सीमित भाग में बोली जाने वाली भाषा है। जैसे ब्रज भाषा ब्रज प्रदेश में, अवधी भाषा अवध में, कन्नौजी कन्नौज में, हिमाचली आदि ये सारी बोलियां हैं। हिमाचली हिमाचल प्रदेश में। मतलब कहने का तात्पर्य है, हम जानते हैं कि पहले जैसे सूरदास के जितने भी पद होते हैं वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ होता है। तो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है अर्थात वो ब्रज प्रदेश के लोग उस भाषा को जानते हैं और बोलते हैं। वो वहीं तक ही सीमित है। तो जिस भाषा को सिर्फ वहीं के लोग जानते हैं और समझते हैं, तो एक सीमित क्षेत्र के लिए जो भाषा होता है उसे बोली कहते हैं। क्योंकि ब्रज भाषा ब्रज प्रदेश तक सीमित है तो ब्रज भाषा बोली हुई। अवधी भाषा बोली हुई जो अवध में है, कन्नौजी कन्नौज में, हिमाचली हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में,
तो ये सारी बोलियां हैं। मतलब बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं। बोली एक ऐसी भाषा है जो एक सीमित क्षेत्र तक ही प्रयोग होते हैं। अब हम आते हैं उपभाषा। उपभाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा का ही छोटा रूप है उपभाषा। कहने का अर्थ है जो बोली से अधिक बड़े क्षेत्र में, ठीक है, ऐसा भाषा जो बोली से बड़े क्षेत्र लेकिन भाषा से कम क्षेत्र, छोटे क्षेत्र में जिसका प्रयोग होता है उसे कहते हैं उपभाषा। बोली से बड़े क्षेत्र किंतु भाषा के मुकाबले छोटे और सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा है। हिंदी बहुत बड़ा भाषा है। हिंदी मैंने बताया कि देश के बृहत समुदाय के द्वारा हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हिंदी भाषा मानक रूप है। हिंदी बड़ा भाषा है। हिंदी भाषा की बोलियां हैं, हिंदी भाषा की उपभाषा है। हिंदी भाषा के अगर उपभाषा को हम देखते हैं तो उसे 5 उपभाषा वाले क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं। मतलब जहां जहां हिंदी बोली जाती है उन हिंदी में हम थोड़ा थोड़ा अंतर पाते हैं, ठीक है। इस दृष्टि से और हिंदी के प्रयोग किए हिंदी को जिन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, हम क्षेत्रों की दृष्टि से हम हिंदी को भी बांट सकते हैं। उसे हम कहते हैं उपभाषा। जब बोली से बड़े क्षेत्र में किंतु भाषा के मुकाबले छोटे क्षेत्र में एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाता है। तो हम उदाहरण में जाने से ज्यादा अच्छा समझेंगे। उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां भी किसी भी उपभाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोलियां आती हैं, क्योंकि एक उपभाषा क्षेत्र में बहुत सारे बोली का क्षेत्र आ जाता है। बोली होता है एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। तो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली भाषा है, ऐसे 3-4 या उससे भी अधिक छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर उपभाषा का क्षेत्र बनता है। तो ये अलग अलग जो छोटे छोटे जो सीमित क्षेत्र में भाषाएं बोली जाती है और वहीं के लोग समझते हैं ये बोली हुआ, बहुत सारे बोलियों को मिलाकर एक उपभाषा का क्षेत्र बनता है। और उस दृष्टि से हिंदी भाषा को 5 उपभाषा क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। हिंदी भाषा के उपभाषा क्षेत्र जैसे देखिए, सबसे पहले हुआ पश्चिमी हिंदी। भारतवर्ष के पश्चिमी क्षेत्र में भारतवर्ष के पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, तो पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी के कारण उसे पश्चिमी हिंदी का नाम दिया गया है। किंतु इसी पश्चिमी हिंदी उपभाषा क्षेत्र में हम 5 और क्षेत्र देखते हैं जहां अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में ब्रज प्रदेश आता है जहां ब्रज भाषा बोली जाती है। एक और क्षेत्र आता है खड़ी बोली का, एक और क्षेत्र आता है कन्नौजी का, एक और क्षेत्र आता है जो बुंदेलखंड होगा बुंदेली का, हरियाणा आता है हरियाणवी का, कन्नौज आता है कन्नौजी का। तो पश्चिमी हिंदी में मतलब पूरे पश्चिम के क्षेत्र में हिंदी तो बोला जाता है, किंतु उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, क्षेत्र विशेष का अंतर होता है। क्षेत्र विशेष के अंतर के कारण उसके अलग अलग फिर नाम होते हैं। मतलब पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में ब्रजभाषा आता है, खड़ी बोली हिंदी आता है, कन्नौजी आता है, बुंदेली आता है बुंदेलखंड का, और हरियाणवी आता है। मतलब पश्चिमी हिंदी उपभाषा क्षेत्र में इतनी सारी बोलियां हुई। दूसरा हुआ पूर्वी हिंदी क्षेत्र, पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र। फिर भारत के पूर्व की दृष्टि में पूर्व की ओर हम आते हैं, पूर्व के क्षेत्र की ओर आते हैं, जहां हम बहुत सारी बोलियां, 3 बोलियों को हम देखते हैं। अवध का क्षेत्र पड़ रहा है जहां पे एक खास भाषा बोली जाती है जिसका नाम है अवधी। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पड़ता है जहां पे जो भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ी। ये सारे बोलियां हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ तक ही सीमित है तो फिर ये बोली है। अवधी अवध तक सीमित है तो फिर ये बोली है, जो तुलसीदास जी लिखते थे अवधी भाषा में। बघेली ये भी एक बोली है, आसपास के क्षेत्र में है, ये भी एक बोली है जो अवधी और छत्तीसगढ़ी से अवश्य अलग है। तो
पूर्व के क्षेत्र में बोले जाने वाली हिंदी पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र है, और पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र में 3 बोलियां बोली जाती है, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। फिर जो पहाड़ों की ओर हम आते हैं, पहाड़ी हिंदी जो उत्तर के क्षेत्र में पड़ जाता है, उत्तर दिशा में पड़ जाता है, भारत का उत्तरी क्षेत्र, जहां पर हिमाचल प्रदेश पड़ गया, गढ़वाल पड़ गया, कुमाऊनी, ये सारे वहां के 3 पहाड़ी हिंदी का क्षेत्र है। उत्तर क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर दिशा में, भारत के उत्तरी दिशा में जो क्षेत्र है वहां पे से सीधे पहाड़ी हिंदी उपभाषा क्षेत्र का नाम दिया गया है। पहाड़ी हिंदी उपभाषा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के जो भाषा है वो हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित है, उसे हिमाचली कहते हैं, वो बोली हुआ। गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है, ये सारे वहाँ के अलग अलग बोलियां हैं। इसके बाद जो राजस्थान का क्षेत्र है, खुद ही राजस्थान के क्षेत्र में 4 बोली बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी पूरे राजस्थान प्रदेश में, राजस्थान के प्रांत में हम 4 तरह की बोलियों को बोलते हुए देखते हैं। एक ही प्रांत राजस्थान जहां 4 अलग अलग बोलियों के कारण राजस्थान के हिंदी को राजस्थानी हिंदी उपभाषा क्षेत्र कहा गया है, किंतु मारवाड़ के क्षेत्र में मारवाड़ी, जयपुर के क्षेत्र में जयपुरी और उसके आसपास के क्षेत्र में मेवाती और मालवी। तो इस तरह से सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो मारवाड़ी हुई, जयपुरी हुई, मेवाती हुई, मालवी हुई, जो राजस्थान के प्रांत में बोले जाते हैं। ये राजस्थान हिंदी उपभाषा क्षेत्र के 4 बोलियां हुई। पूरे राजस्थान में या तो कहीं मारवाड़ी बोले जाएंगे, या तो कहीं जयपुरी बोले जाएंगे, कहीं मेवाती बोले जाएंगे, कहीं मालवी। उसका क्षेत्र अवश्य है, मारवाड़ के क्षेत्र में मारवाड़ी है, जयपुर के क्षेत्र में जयपुरी है। तो ये जो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है ये बोली हुई, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आ गई। 5वां हुआ बिहारी हिंदी क्षेत्र, उपभाषा क्षेत्र। मतलब ये जो बोलियां इस उपभाषा क्षेत्र में, माने ये पूरे बिहार प्रांत को बोला गया है। बिहार प्रांत में भोजपुर जिले हैं, मगध वाला जिला का है, मैथिली वहां पर एक बोली आता है जो कि विद्यापति, मैथिल कोकिल कवि विद्यापति का नाम आता है, जो मैथिली में अपनी सारी रचनाओं को करते थे। तो ये सीमित क्षेत्र तक मैथिली बोली जाती है, मगही सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है बिहार के, भोजपुरी भी सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है। तो सीमित क्षेत्र तक बोले जाने के कारण इन्हें हम बोलियां कहते हैं। तो बिहारी हिंदी उपभाषा क्षेत्र में ये 3 बोलियां हुई। अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा भारत में पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। इन 5 क्षेत्रों उपभाषा क्षेत्रों को लेकर हिंदी बनता है भारत देश में। ठीक है, भारत देश में ये 5 हिंदी के उपभाषा क्षेत्र देखे गए हैं। इसके अलावा जो प्रांतीय भाषा, जैसे कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहां पर हम इस तरह से उसके अपने अलग अलग भाषा हैं, वहाँ हिंदी नहीं है, या बंगाल का क्षेत्र वहाँ हिंदी नहीं है, या असम का क्षेत्र वहाँ हिंदी नहीं है, या उड़ीसा का क्षेत्र वहाँ हिंदी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है हिंदी के जो क्षेत्र है भारत में, सबसे अधिक भारत की जो जनसंख्या है, तो भारत की जनसंख्या के अधिकतर हिंदी बोलती और समझती है, जानती है हिंदी को। तो उस दृष्टि से भारत में हिंदी के 5 क्षेत्र हुए, पश्चिमी हिंदी उपभाषा क्षेत्र, पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र, पहाड़ी हिंदी उपभाषा क्षेत्र, राजस्थानी हिंदी उपभाषा क्षेत्र, बिहारी हिंदी उपभाषा क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र के हिंदी अलग है, थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर है, सुनने से समझ में आ जाने पर भी शब्दों में अंतर है, और फिर अपने हिंदी क्षेत्र में भी बोलियों का अंतर है। जैसे पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में 5 बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में 3 बोली, पहाड़ी हिंदी क्षेत्र में 3 बोली, राजस्थानी हिंदी क्षेत्र में 4 बोलियां, बिहारी हिंदी क्षेत्र में 3 बोली। तो हिंदी भाषा की हम इतनी बोलियों को देखें, बोली किसी भाषा का एकदम छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हुआ बोली, बोली से थोड़े बड़े क्षेत्र, जैसे सिर्फ ब्रज प्रदेश तक जो भाषा बोला जाता है वो ब्रज है, लेकिन ब्रज प्रदेश को भी ले लिए, खड़ी बोली का जगह भी ले लिए,
कनौजी वाला क्षेत्र भी ले लिए, बुंदेली का क्षेत्र ले लिए, हरियाणवी का क्षेत्र ले लिए, इन पांचों क्षेत्र को मिलाते हैं तो पश्चिमी हिंदी का उपभाषा क्षेत्र बन जाता है। वैसे ही इन तीनों को मिलाएंगे तो पूर्वी हिंदी उपभाषा क्षेत्र बन जाएगा। इन तीनों को मिलाएंगे पहाड़ी हिंदी उपभाषा क्षेत्र, और इन चारों को मिलाएंगे राजस्थानी हिंदी उपभाषा क्षेत्र, और इन तीनों को मिलाएंगे भोजपुरी, मगही, मैथिली तो बिहारी हिंदी उपभाषा क्षेत्र, और इन सबको मिलाएंगे तो ही भारत की हिंदी भाषा का क्षेत्र बना। अब आते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा। किसी राष्ट्र का राष्ट्रभाषा और राजभाषा से क्या अंतर है? जिस भाषा को देश के बड़े भूभाग में बोली तथा समझी जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। जिस भाषा को देश के अधिकतर लोग बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। जैसे कि भारत देश में हिंदी राष्ट्रभाषा है। और जिस भाषा को देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए व्यवहार किया जाता है उसे कहते हैं राजभाषा। जैसे कि भारत की राजभाषा भी हिंदी ही है। भारत के सभी सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में हिंदी को ही